Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome back to Eng with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear viewers, please subscribe my channel. Dear viewers, today we are going to read something about Socrates, Virgil and Homer. Let's start. Socrates was a classical Greek philosopher credited as one of the founders of Western philosophy. कि सोक्रेटिस कौन था? वो जो है यूनान का एक फ़लसफ़ी था जिसे मगरबी फ़लसफ़े का बानी या जद्दे अमजद समझा जाता है. He is an enigmatic figure chiefly known through the accounts of classical writers, especially the writings of his students Plato and Xenophon and the plays of his contemporary Aristophanes. कि जो सोक्रेटिस है उसके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो जो है हमें सेकेंडरी सोर्सेज से पता चला कि प्लेटो और ज़ीनोफोन की राइटिंग्स और अरिस्टोफेनीज का प्ले. Socrates has become renowned for his contribution to the field of ethics, and it is this Platonic Socrates who lends his name to the concept of Socratic irony and the Socratic method. एथिक्स के हवाले से उसने बहुत काम किया. एथिक्स कहते हैं मोरालिटी को, और जो है दो इस्तिलाहात उसके नाम पे प्लेटो ने ही वजह की थी. एक का नाम था सोक्रेटिक आयरनी और दूसरी टर्म का नाम था सोक्रेटिक मेथड. अब मैं आपको बताता हूँ कि सोक्रेटिक आयरनी क्या होती है और सोक्रेटिक मेथड क्या होता है. ये टर्म्स डिवाइस किसने की थी? प्लेटो ने. सोक्रेटिक आयरनी ये है, इट्स द एडमिशन ऑफ वंस own ignorance to learn while exposing someone's inconsistencies by close questioning. कि आप मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, मगर ये आयरॉनिक इस सेंस में है कि आपकी लाइल्मी जो है वो दूसरे की लाइल्मी को एक्सपोज करने का ज़रिया बनती है. और सोक्रेटिक मेथड क्या है? इसे सोक्रेटिक डिबेट भी कहा जाता है कि ये एक फॉर्म है कोऑपरेटिव आर्गुमेंटेटिव डायलॉग की, कि जिसमें हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि दो बंदे क्या हैं वो आपस में बहस करते हैं और किसी मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं. ये जो है सोक्रेटिक मेथड कहलाता है. और ये नाम जो है प्लेटो ने जो है वो इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसकी जो किताब डायलॉग्स है उसमें भी डायलॉग से दिखाए गए हैं दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला है, जिनमें एक बंदा क्या है वो सोक्रेटिस है और दूसरा कोई और कैरेक्टर. Socrates also made important and lasting contributions to the field of epistemology. Epistemology क्या है कि ये फिलॉसफी की चार मेन ब्रांचेस में से एक है, कि जो चार अहम शाखें हैं फ़लसफ़े की उनमें से एक का नाम एपिस्टीमोलॉजी है. बाकी तीन कौन कौन सी हैं? एक का नाम है मेटाफिज़िक्स, एक का नाम क्या है लॉजिक, और एक का नाम क्या है एथिक्स. तो एपिस्टीमोलॉजी की अब हम डेफिनेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एपिस्टीमोलॉजी क्या है. कि ये ब्रांच है फ़िलॉसफी की दैट इज़ कंसर्न्ड विद नॉलेज, कि जो इल्म की नेचर के बारे में बात करती है कि इल्म है क्या. सोक्रेटिस नेवर इंडिविजुअली रोट एनीथिंग दैट रिमेन्स एक्सटेंट, कि उसकी कोई राइटिंग जो उससे मंसूब की जाती हो या उसने लिखी हो वो मौजूद नहीं है, कि वो सब कुछ क्या है वो हादसाते ज़माना की नज़र हो गया था. एज अ रिजल्ट ऑल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एंड हिज फिलोसफीज डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सोर्सेज. दिस इशू इज़ नोन एज सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक क्वेश्चन. पहले भी हमने बात की है कि उसके बारे में जो कुछ भी हमें पता है वो सब हमने जो है प्लेटो और ज़ीनोफोन की राइटिंग से जाना है या फिर अरिस्टोफेनीज की कॉमेडी से. इसे हम सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं. क्यों? ये क्या है? इट कंसर्न्स अटेम्प्ट्स एट रिकंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल इमेज ऑफ सोक्रेटिस बेस्ड ऑन द वेरिएबल इन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर. कि हम उसके बारे में कोई बात जो है वो हतमी कर ही नहीं सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ये सोक्रेटिक प्रॉब्लम है कि जब भी हम सोक्रेटिस को डिस्कस करेंगे हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज तो नहीं है, हमें सेकेंडरी सोर्सेज पे जो है वो डिपेंड करना पड़ता है, और वो सोर्सेज भी क्या हैं? आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं.
इसलिए हम जो है उसके बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जान सकते. To understand Socrates, one must turn primarily to the works of Plato, whose dialogues are thought the most informative source about Socrates' life and philosophy, and also Xenophon. ये बात हमने पहले की है. These writings are the Socratic dialogue, which consists of reports of conversation apparently involving Socrates. इसे हम Socrates को लोगी भी कह सकते हैं कि लोगोस का मतलब वो डिस्कशन है कि वही उसके ख्यालात के बारे में हमें जो है वो प्लेटो के डायलॉग से ही पता चलता है. He was prominently lampooned in Aristophanes' comedy The Clouds. लम्पून कहते हैं to ridicule publicly, कि आप किसी का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते हैं. तो अरिस्टोफेनीज की जो कॉमेडी है क्लाउड्स, आपने इसका नाम याद रखना, कि इसमें जो है सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया गया. तो अब बुनियादी 3 बातें हमने की कि सोक्रेटिस कौन था, एक ग्रीक फिलोसफर था. दूसरी बात आपने याद रखनी है कि वो वेस्टर्न फिलोसफी का फाउंडिंग फादर है. उसके बाद ये याद रखना है कि वो एक एनिग्मेटिक फिगर है, कि उसके बारे में जो है हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमने प्लेटो और जीनोफोन की राइटिंग से जाना है या फिर अरिस्टोफेनीज की कॉमेडी से. और उसका काम क्या था, एक एथिक्स पे और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी पे. नाउ लेट्स go to the next slide and read something about Virgil. तो अब हम वर्जिल के बारे में पढ़ते हैं. वर्जिल का पूरा नाम था पब्लियस वर्गिलियस मारो, यूजुअली कॉल्ड वर्जिल और वर्जिल इन इंग्लिश, के आई से भी लिखा जाता है और वी से भी. वॉज एन एंशिएंट रोमन पोइट ऑफ द ऑगस्टिन पीरियड, कि ये भी एक कदीम या क्लासिकल रूमी शायर था जिसका ताल्लुक जो है ऑगस्टन एज से था. ऑगस्टन एज ये किंग ऑगस्टस की वजह से कहा जाता है इसे, कि वो एक रोमन एम्परर था और ये गोल्डन पीरियड था लैटिन लिटरेचर का. इसलिए आपको भी पता होगा कि ये जो पोप की एज थी, जिसे नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है या जो है ऑगस्टन एज भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था. ही इज़ नोन फॉर 3 मेजर वर्क्स ऑफ लैटिन लिटरेचर. द एक्लॉग्स, ये जो है उसकी नज़मों का मजमुआ था. द जॉर्जेस एंड द एपिक एनीड. A minor number of poems are collected in the appendix Virgilina are sometimes attributed to him. कि ये भी कुछ नज़मों का मजमुआ है जो कहा जाता है कि वर्जिल ने लिखा था. मगर ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, ख़ास तौर पे जो एपिक पोइम है एनीड, इसका नाम आपको याद होना चाहिए. ये इम्तिहान में पूछा जा सकता. His Aeneid has been considered the national epic of ancient Rome from the time of its composition to the present day. कि एक एपिक पोइम है या रज़मिया. एपिक आप जानते हैं ना, लॉन्ग नैरेटिव पोइम को कहते हैं, कि जिसमें जो है बहुत सारे किरदार होते हैं और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो दिखाए जाते हैं. इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर होमर्स इलियाड एंड ओडेसी. इलियाड और ओडेसी जो है ये भी 2 ग्रीक एपिक पॉइम्स थी जो होमर ने लिखी थी, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो वर्जिल ने भी उसी होमर की जो एपिक ट्रेडिशंस थी उनको फॉलो करके अपनी ये एपिक पॉइम लिखी थी. Virgil works has had wide and deep influence in Western literature, most notably in Dante's Divine Comedy. Dante जो है एक इटालियन पोइट था और डिवाइन कॉमेडी जो है उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक है, in which Virgil appears as Dante's guide through hell and purgatory. कि डेंटे ने अपनी नज़्म में वर्जिल को जो है एक किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो उसके रहनुमा की हैसियत से जो है नज़्म में मौजूद है. After considering briefly a career in rhetoric and law, the young Virgil turned his talents to poetry. कि शुरू में तो वो कानून के बारे में पढ़ता रहा और रेटोरिक सीखता रहा, फिर उसने जो है शायरी लिखना शुरू की और अमर हो गया. He was nicknamed मेडन कहते हैं, और उसे इटालियन में जो है प्रीनियस भी कह लें, because of his social aloofness
अलूफनेस कहते हैं व्हेन यू ट्राई टू अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स, कि वो खलवत पसंद था, तन्हाई पसंद था, इसलिए उसे कहा जाता था। मेडन का मतलब यही है, मतलब वो ब्लश जैसे दोशीज़ा को कहा जाता। द अगस्टिन पोएट ओविड पैरोडीज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एनियड। ये जो है ओविड जो है ये भी एक रोमनी पोएट था। उसने जो है अपनी नज़्म आमोरीज में जो है एनीड की जो ओपनिंग लाइन्स थी उनकी पैरोडी पेश की है। एंड इज समरी ऑफ द एनीड स्टोरी इन बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, द सो कॉल्ड मिनी एनीड, कि उसने अपनी जो कहानियों की किताब थी मेटामॉर्फोसिस, उसमें जो है मिनी एनीड लिखी है, कि उसी वाक़े को दोबारा बयान किया। Lucian's epic, The Balaam Olive, has been considered an anti-Virgilian epic, कि बेलम ऑलिव जो है ये उसने शायद वर्जिल के मुकाबले में लिखी थी। The Aeneid, an epic poem written between 29 and 19 BC, tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy where he became the ancestor of Romans। कि एनियस की कहानी है जो एक ट्रोजन था और जो है इटली में सफ़र करता हुआ आया और रोमन्स का जद्दे अमजद जो है बन गया। इट कंप्राइजेज 9896 लाइन इन डेक्टालिक हेक्सामीटर, कि ये क्या है, एक मीटर है या रिदम है पोइट्री का, तो ये उसे डेक्टालिक हेक्सामीटर में लिखी गई है और इसकी 9896 लाइन्स हैं। तो बुनियादी बातें आपने वर्जिल के बारे में क्या याद रखनी है, एक तो उसके जो मेजर वर्क्स हैं एक्लॉग्स, जॉर्जेस और उसकी एपिक। और एपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एनियस के बारे में लिखी गई और इसकी लाइंस जो हैं 9896 हैं। और इसका रेफरेंस जो है ये भी याद रखना है कि डिवाइन कॉमेडी में वर्जिल को जो है बतौर कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया है जो पोइट के गाइड के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट we read something about Homer, probably between 12th and 8th centuries BC, कि इसके बारे में कोई हतमी पता नहीं है इसलिए हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। Homer is best known as the author of Iliad and Odyssey, कि Iliad और Odyssey इसने दो जो है वो नज़में लिखी थी, ये भी रज़मिया नज़में हैं, epic poems हैं। He was believed by the ancient Greeks to have been the first and greatest of all the epic poets, कि यूनानी समझते हैं कि वो पहला एपिक लिखने वाला था और सबसे अजीम जो है रज़मिया निगार था। Author of the first known literature of Europe is central to the Western canon. The importance of Homer to the ancient Greeks is described in Plato's Republic, which portrays him as first teacher of tragedies and leader of Greek culture, कि इसके बारे में रेफरेंसेस जो हैं वो प्लेटो की किताब रिपब्लिक के अंदर भी मौजूद हैं। The satirist Lucian in his true history described him as Babylonian, called Tigrinos, who assumed the name Homer when taken hostage. ये भी मालूमात हैं कि उसने कहा था कि असल में ये बाबल से आया था और जब इसे कैदी बना लिया गया तो इसने अपना नाम चेंज करके होमर रख लिया। अब जो मेन बात है जो आपने याद रखनी है, जो आपसे पूछी जा सकती है, वो उसके नोटेबल वर्क्स हैं ये दो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। Odyssey. The poem mainly focuses on the Greek hero Odysseus, known as Ulysses in Roman myths, कि रूमी उसे यूलिसीज कहते हैं और यूनानी उसे ओडिसियस कहते हैं। इसका सेंट्रल कैरेक्टर है ओडिसी का। किंग ऑफ इथिका एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्राय, कि जो इथिका का बादशाह था और ट्राय को फतह करने के बाद घर वापसी का जो सफ़र था वो इस नज़्म में बयान किया गया है। इट टेक्स ओडिसियस 10 years टू रीच इथिका आफ्टर द 10-year ट्रोजन वार, के 10 साल वो जो है ट्रोजन वार में हिस्सा लेता रहा और 10 साल के बाद फिर घर पहुंचने में उसे मजीद 10 साल लग गए। In his absence, it is assumed Odysseus has died and his wife Penelope and son Telemachus must deal with a group of unruly suitors, कि लोगों ने यही समझा कि कहीं मर खप गया है जो आज तक वापस नहीं आया, तो उसकी बीवी और उसके बेटे को मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उसकी बीवी से शादी के ख्वाहां थे। जॉर्ज चैपमैन 1616 ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये आपने याद रखना है कि इसे पहली मरतबा 1616 में
जॉर्ज चैपमैन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि असल तो ये ग्रीक में लिखी गई थी। इट इज़ रिटन इन डेक्टालिक हेक्सामीटर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी एंशिएंट क्लासिकल एपिक्स हैं, 2 होमर ने लिखी और 1 वर्जिल ने, इन तीनों के लिए यही जो है मीटर इस्तेमाल किया गया। इट इज़ सीक्वल टू द इलियाड, कि ये जो है उसका सीक्वल है, ठीक, कि मतलब ये उसका दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 के लिए। इलियाड रेफर्ड एज द सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम, दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। इट्स एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम इन डेक्टालिक हेक्सामीटर सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर बिटवीन किंग एगामेम्नॉन एंड द वॉरियर अकेलीज। कि ये जो है ट्रोजन वॉर के दौरान मतलब दिखाया गया है, जिसमें किंग एगामेम्नॉन और उसका जो जंगजू था अकेलीज, उनके दरमियान जो है वो मुखासमत चलती रही। इसकी लाइंस याद रखनी है आपने, 15,693। इसके अलावा होमरिक हिम भी है, ठीक, और इसके साथ उसका एपिक साइकिल भी है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेशक आप याद ना रखें। आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ फॉर द डे, कि खासी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने ये करना है कि इनमें जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। मैंने सब कुछ इसलिए बताने की कोशिश की है कि चलें, बहुत ज़्यादा मालूमात जब आपको मिल जाती हैं तो उनमें से कुछ जो है आप रिटेन भी कर लेते हैं। तो आपने जो है सोक्रेटिस, होमर और वर्जिल के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आपने याद रखना है और दिलजमी से काम करते रहना है। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। Stay safe, stay blessed, work hard and keep on achieving laurels in life. Allah Hafiz.